देखो लास्ट क्लास ना कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे, एक बार फिर से पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। पहला पॉइंट क्या था? बैक बॉन्डेड कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल, याद है? द कार्बोकेटाइन हैविंग रेजोनेंस मोर स्टेबल with respect to carbocation having hyperconjugation और inductive only, right? मान लो दो कार्बोकेटाइन है, दोनों में रेजोनेंस है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें ज्यादा रेजोनेंस है। अरे सुनो, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, एरोमेटिक टाइप कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, नहीं? लेकिन ओवरऑल मान लो बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहने का मतलब प्लस एम प्लस एच प्लस आई, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। अच्छा, कल जाते हुए कुछ लिस्ट ऑफ हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन भी बनाया था कि बेंजीन पे भी प्लस है तो हाईली अनस्टेबल है ना? एक जो ये वाला पार्ट बताया था कि ये अनस्टेबल क्यों है, देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है फिर भी अनस्टेबल है, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। ब्रिज हेड पे देखो, जो बाइसाइक्लो कंपाउंड होता है जहां से 3 कार्बन जुड़ते हैं, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, दिख रहे हैं? बोलो, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, तो ये हो गया ब्रिज हेड। उसी तरह ये भी ब्रिज हेड है। बाइसाइक्लो का नेमिंग वगैरह है नहीं सिलेबस में, लेकिन चलो बाइसाइक्लो समझ लो कि टॉप और बॉटम में ये जो कार्बन है ना, उससे 3 ब्रिज निकला है, एक ब्रिज ऐसे, फिर एक ये, एक ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड पे sp2 नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं होगा। अगर टोटल यहाँ पे जितना कार्बन है, अगर कार्बन 10 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, तो हो जाता है पॉसिबल। जैसे ये भी ब्रिज हेड है देखो, लेकिन यहाँ पे ब्रिज हेड पे प्लस पॉसिबल है, ये ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, लेकिन यहाँ प्लस आ जाता है क्योंकि बहुत सारे कार्बन है ना, तो एंगल स्ट्रेन मैनेज हो जाता है, यहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता। मेरी बात समझना, कार्बोकेटाइन sp2 होता है, राइट? अगर कार्बोकेटाइन sp2 होता है, अजय ध्यान दे इधर, प्रथमेश, ये जो कार्बोकेटाइन अगर sp2 है, ये वाली ब्रिज हेड वाली, तो उसका जो 3 ब्रिज है, देख रहे हो, एक ऐसे बॉन्ड आया ना नीचे, एक फिर ऐसे आया, एक ऐसे आया, ये वाली दिख रहा है? ये मैंने ब्रिज हेड को होल्ड करके रखा है जिसमें प्लस है। अब क्या होता है, अगर ये sp2 है तो इसको रहना पड़ेगा ऐसा, ट्राइगोनल प्लेनर। मेरी बात आ रही समझ में? अब होता क्या है कि अगर इसमें बहुत सारे कार्बन एक इस कंपाउंड में, तो ये बहुत ऐसे करके जुड़ सकता है, ये ऐसे जाके जुड़ सकता है, ये ऐसे जाके जुड़ सकता है। अगर बहुत सारे कार्बन है तो बहुत सारे कार्बन होने से ये ट्राइगोनल प्लेनर रह भी सकता है, जैसे यहाँ पे है देखो, ऑलमोस्ट ट्राइगोनल प्लेनर हो गया है। ये ऐसे जुड़ा है, समझ गए? और ये ऐसे जुड़ा है, और एक तो ऐसे जुड़ा ही है, तो यहाँ sp2 है और ट्राइगोनल प्लेनर भी है, क्योंकि इतना सारा रिंग है कि वो मैनेज हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन कम है, एक एग्जांपल देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन कम है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे एक कार्बन लेता हूं, यहाँ एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, ऐसा इधर एक कार्बन, नहीं लगता है कि ये कभी भी sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हो पाएगा? हमेशा इसको कैसे रहना पड़ेगा इस केस में? ऐसे रहना पड़ेगा ना, पूरा टिल्टेड रहना पड़ेगा, जबकि sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। तो ब्रिज हेड पे sp2 नहीं पॉसिबल होता है, स्पेशली व्हेन टोटल कार्बन 8 से कम है। टोटल कार्बन दिख रहे हैं, टोटल कार्बन कितना है बताओ? 7। तो ब्रिज हेड पे प्लस अनस्टेबल होता है। 3 डिग्री है, कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर 3 डिग्री है तो 3 बार प्लस आई तो लग ही गया ना। अरे ऐसा नो, तो स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, अल्फा एच कितना है बताओ? हाइपर कंजुगेशन में अल्फा एच 6 है। अरे ऐसा नो, तो भी लगता है कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये सारे फैक्टर यहाँ काम ही नहीं करते। ब्रिज हेड पे प्लस पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट टोटल कार्बन
8 9 10 11 12 होना चाहिए, जितना ज्यादा बढ़ जाए। तो ये भी लिस्ट ऑफ अनस्टेबल कार्बोकेटाइन में आता है। इसको एक रूल के हिसाब से भी लिखा है। क्या रूल लिखा है मैंने? ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स ने ये बात बोला कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड कार्बन है उस पे प्लस स्टेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेंथ। बस इतना लाइन याद रखना। देख रहे हो यहाँ पे अगर ये लॉजिक नहीं पता है, फैक्ट नहीं पता, तो लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई 3 डिग्री है, 3 डिग्री तो स्टेबल होता है। सर ने तो ये लाइन भी क्लास में बोल दिया कि 3 डिग्री अगर नहीं पता है ज्यादा स्टेबल है तो नाम नहीं लेना, कि मैंने पढ़ा ऐसा बोला है कि नहीं। तो ये फैक्ट भी दिमाग में आ सकता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, मोर अल्फा एच मोर स्टेबल है। बट अगर ब्रिज हेड पे प्लस आ गया तो स्टेबल नहीं होता, स्पेशली व्हेन टोटल कार्बन इन द बाईसाइक्लो कंपाउंड लेस देन 8। समझ में? इसको ऐसे फैक्ट याद रख सकते हैं हम लोग, और ये नोट्स में लिखा हुआ भी है। लास्ट क्लास में बस ऐसे ही अनस्टेबल के लिस्ट में इसको डाल के गया था कि अनस्टेबल होता है, बट क्यों अनस्टेबल होता है ये नहीं किया। अभी एक्सप्लेन किया है। बोलो बोलो, और कौन कौन सा था अनस्टेबल, बताओ। अनस्टेबल में और कौन कौन सा था? देखो यहाँ पे अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, है ना। फॉर्मुलेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड एटम एट ब्रिज हेड पोजीशन इज लीस्ट लाइकली because it will increase the angle strain at already strained position। यहाँ ऑलरेडी तकलीफ है, और ज्यादा प्लस आने से दिक्कत आ जाएगी, ध्यान रखोगे। बोलो। ब्रिज हेड पे प्लस स्टेबल होता है, लेकिन कब? जब 8 से ज्यादा कार्बन उधर होंगे टोटल, है ना। अभी देखो अब क्या है, ये तो एक्सप्लेन कर दिया, और अनस्टेबल के लिस्ट भी याद रखो। अब मैंने बोर्ड पे जैसे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी नोट डाउन करो, इसको सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स, ठीक है। फिर हम लोग कार्बेनाइन के स्टेबिलिटी पे सवाल करेंगे। देखिए पहला सवाल तो मुझे लगता है बहुत इजी है क्या कोई डाउट? कौन सा कंसेप्ट, थोड़ा कंसेप्ट भी आइडेंटिफाई करना जिससे वो बन रहा है। कौन से कंसेप्ट से पहले सवाल बन रहे हैं? पहला प्लस एच से। बढ़िया, कंसेप्ट लिख लेना बच्चे। हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं, ओके। अल्फा एच ज्यादा मोर स्टेबल। आई गेस रेडिकल और कार्बोकेटाइन में ऑलमोस्ट अल्फा एच से स्टेबिलिटी बढ़ती है, रेजोनेंस से बढ़ती है। आपको याद है हाइपर कंजुगेशन रेडिकल में भी होता है, मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी। इस वाले में देखो तो यहाँ पे CT3 है, ठीक है। एक फैक्ट यहाँ पे याद रखना नोट में, जो मैंने सही से एक्सप्लेन, हो सकता है आपको रिजल्ट में नहीं लिखाया होगा। अगर मैं प्लस एच का बात करूं तो प्लस एच CS3 का ज्यादा अच्छा होता है देन CD3 देन CT3। लेकिन अगर प्लस आई का बात करूं ना बच्चे, तो उल्टा है, CS3 कम है, CD3 ज्यादा है, CT3 ज्यादा है। लेकिन ठीक है, हमें तो देखना है मेनली क्या, अल्फा हाइड्रोजन, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, समझ रहे हो। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो वो ज्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। इस केस में जो CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो इस MTP के साथ ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा। क्या सही है? बोलो। इसका आंसर लिखा हुआ है आप लोगों के पास, यही है ना आंसर। हमें किसके बेसिस पर आंसर करना है? हाइपर कॉन्जुगेशन, नॉट इंडक्टिव। इंडक्टिव अगर देखेंगे तो हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती है। गुड टू गो। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, तो ये जो CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अच्छा एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करेगा। गुड टू गो। अरे बोलो, यही रिजल्ट लिखा हुआ है ना कॉपी में, देखो एक बार। अगर आप इंडक्टिव से करोगे तो गलत आ जाएगा आंसर। इंडक्टिव से ज्यादा है, बिल्कुल
सबसे ज्यादा रेजोनेंस की प्रायोरिटी है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। नहीं, मैं इन तीनों इफेक्ट में बात कर रहा हूं। इन तीनों इफेक्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ तीन इफेक्ट में, जैसे मेसोमेरिक है और हाइपर कॉन्जुगेशन है और इंडक्टिव है, तो मैं बोल रहा हूँ मेसोमेरिक की ज्यादा प्रायोरिटी है। रेजोनेंस मेसोमेरिक सेम बोल रहा हूँ, रेजोनेंस और मेसोमेरिक सेम बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब रेजोनेंस मेसोमेरिक दोनों की प्रायोरिटी ज्यादा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसा बोल रहा हूँ। बोलो, करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये वाला बताओ क्या होगा फिर रेडिकल के केस में। ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है आपके पास, बोलिए। सेम सेम आंसर, ये डिफरेंट? हमें किसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन को। ये फैक्ट भी याद रखना बच्चे, बॉन्ड एनर्जी जो है ना सी एच बॉन्ड की ज्यादा है सी डी बॉन्ड की, और सबसे कम है उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया, ऐसे लिख लेना। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी है? सी एच बॉन्ड की सबसे कम है, सी डी बॉन्ड की ज्यादा है, और सी टी बॉन्ड की और ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी। गुड टू गो, बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। मुझे ये बताओ ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या था, आपको याद होगा तो? इधर इधर देखो, इधर देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये जो अल्फा कार्बन है sp3 अल्फा कार्बन, उसका सी एच बॉन्ड इस एम्प्टी से इंटरेक्ट करता था, याद है? बोलो। तो यहां पे जो डी रखेंगे, डी, ये जो सी डी बॉन्ड है उसका भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन इससे इंटरेक्ट करेगा। अब मैं बोल रहा हूं इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है सी एच बॉन्ड की, और सी डी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो कौन सा इंटरेक्शन ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा? इसीलिए मैंने इन सब में से प्रायोरिटी किसको दे दी, क्योंकि सबके पास अल्फा एच 3 है, अल्फा डी 3 है, अल्फा टी 3 है। हाइपर कंजुगेशन है बराबर सबके पास, लेकिन सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होने से वो ज्यादा अच्छा एम्प्टी के साथ या हाफ फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है, ध्यान रखना, कार्बोकेटायन है। अच्छा, इस वाले में बता दो, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई का स्टेबिलिटी है। अरे ये सुनो, प्लस एच एन प्लस आई, यहाँ स्टेबिलिटी है रेजोनेंस, नहीं प्लस एम मत बोलो, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी। जहां रेजोनेंस है वो माइनस आई देखने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। स्पेशली रेजोनेंस जब एग्जैक्टली दोनों में बराबर होता है तब हम माइनस आई कुछ अलग इफेक्ट देखते हैं। यहाँ रेजोनेंस और यहाँ भी रेजोनेंस है या नहीं है? तो रेजोनेंस क्या इन दोनों में बराबर है क्या, एलाइल और बेंजाइल में? तो ज्यादा रेजोनेंस है तो ज्यादा स्टेबल हो जाए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन देखो, ऐसा है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ दो पीएच है ना, दो पीएच है, मतलब समझ रहे हो, डाइफेनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन जैसा है। ये मैं ऊपर हटा रहा हूं, ये क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन चलेगा। देखिए, मुझे ये वाला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, इसमें ना ऐसा पार्ट है कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे 2 रिंग आ चुका है, समझ गए? थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, शायद ज्यादा समझ पाओ। और तीसरे वाले में क्या है, 3 रिंग आ चुका है इस कार्बन पे। मैंने ये पॉइंट लिखाया था ना, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। बोलो, अब बताओ कहां पे ज्यादा रेजोनेंस है, देखो, ऑब्वियस सा बात है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, थोड़ा याद रखोगे। सेम रेडिकल में भी वही होगा, अगर यहाँ रेडिकल भी है तो भी सेम। तो 6 और 7 का आंसर सेम चलेगा। बोलो, ट्राइफेनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन और ट्रोपोलियम आयन में किसको ज्यादा बोलेंगे बताओ? ध्यान रखना, ट्रोपोलियम आयन काफी ज्यादा
पता है एरोमेटिक है 7 इक्विवेलेंट आरएस है, लेकिन मैं बताऊं इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे आरएस बनेंगे, 15-16 बन सकते हैं ट्राइफिनाइल में। बताओ ये प्लस ऐसे रेजोनेंस होगा, एक रिंग की वजह से 5 आरएस बनता है। बेंजाइल तो बनाया था ना, आपको याद करो, बेंजाइल बनाया था कि नहीं? तो मैं अगर कॉमन वगैरह नहीं देखूं तो कम से कम यहाँ 10 तो बन ही जाएंगे। अरे ऐसा नो, यहाँ 15 बन जाएंगे ऐसा। हालांकि मैं एग्जैक्ट काउंट नहीं कर रहा हूँ, रफली बता दिया ऐसे कि एक रिंग से 5 बन रहा है तो 2 रिंग से 10 और उसमें 15, ऐसा हो सकता है, बोल सकते हैं। उसमें बहुत सारे इक्विवेलेंट होंगे, ज्यादा भी बन सकता है, इससे ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन कम तो नहीं बनना चाहिए हमें लगता है। तो ज्यादा रेजोनेंस है तो लेकिन यहाँ पर देख, यहाँ पे अगर 15 बन रहा है, यहाँ 7 बन रहा है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? एरोमेटिक है और यहाँ पे 7 इक्विवेलेंट आरएस है। आ रहा है समझ में? तो ये क्वेश्चन एज ए फैक्ट लोगों को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ट्राइफेनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है रेदर देन ट्रोपोलियम आयन, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रोपोलियम आयन। ठीक है। अच्छा अब देखो कल जो पढ़ाया था वरद कि दो ग्रुप अगर मेटा पे है तो दोनों का मेसोमेरिक एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, वो कंसेप्ट यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे जो OCH3 है ना बच्चे, इसके रेजोनेंस के वजह से, तुमने क्वेश्चन अलग से लिखा होगा, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है? इसके रेजोनेंस का जैसे नेगेटिव यहाँ आएगा, फिर ये नेगेटिव आगे बढ़ के यहाँ आ जाएगा। देखो तो नेगेटिव वहां आ गया जिसके ऊपर CH2 प्लस है। तो पता है एक तरह से इस कार्बोकेटाइन को इसका प्लस M का सपोर्ट मिला। हालांकि OCH3 प्लस M माइनस I ग्रुप है, वो टेबल वाला देखना, ग्रुप टेबल जो है प्लस M माइनस I है, ग्रुप टेबल देखिएगा आप, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या लगने वाला है, इसका रेजोनेंस तो होगा, ऐसा तो नहीं कि रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस होगा ना जी। ये लोन पे जब रेजोनेंस करेगा बच्चे तो नेगेटिव यहाँ यहाँ और यहाँ, बार बार मैं रेजोनेंस करके नहीं दिखाऊंगा। अगर वो प्लस M है, जैसे इस तरह से याद रखना, अगर वो प्लस M है तो अपने एडजेसेंट और फारदेस्ट पे नेगेटिव लाएगा, तो वहां तो नेगेटिव नहीं लाएगा ना जहां CH2 प्लस जुड़ा हुआ है। अच्छा अगर वो प्लस M है तो अपने एडजेसेंट और फारदेस्ट पे नेगेटिव लाएगा, देखो उससे सपोर्ट मिल गया ना एक तरह से। ये प्लस M इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर दिया। अरे यस नो बोलो। एक तरह से पता है यहाँ माइनस आया तो ये बैक बॉन्डिंग भी तो हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर प्लस है फिर नीचे माइनस है। देखो वो कंसेप्ट लग रहा है, अगर दो ग्रुप एक दूसरे से पैरा पे है तो एक का मेसोमेरिक दूसरे को स्टेबलाइज कर सकता है या डिस्टेबलाइज भी कर सकता है। अच्छी बात है यहाँ स्टेबलाइज कर रहा था, लेकिन दो ग्रुप अगर मेटा पे है तो उसका मेसोमेरिक लगाना ही नहीं, सिर्फ इंडक्टिव लगाना। कल ये बात नहीं लिखाया था लेकिन अभी बता देता हूँ कि दो ग्रुप एक दूसरे से मेटा पे है तो हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक मत लगाना, सिर्फ उसका इंडक्टिव लगाना। गुड टू गो? अरे बोलो। तो इसका आंसर क्या हो गया? बोलो, क्वेश्चन सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, देखो क्या हो रहा है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन ना बार बार आता है और ऐसा क्वेश्चन आ ही सकता है। दोनों में रेजोनेंस बराबर है, मैं रेजोनेंस के बेसिस पर जज नहीं कर पाया, बात समझ रहे हो? अगर तुम बोलोगे बेंजाइल रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल 5 RS बनेगा। इस प्लस चार्ज का रेजोनेंस नहीं होगा क्या, बताओ तुम? प्लस चार्ज का रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो जो प्लस चार्ज का रेजोनेंस है वो दोनों में बराबर है, समझ गए? ये प्लस चार्ज उठ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अरे यस नो, मैं चलो ग्रुप का रेजोनेंस नहीं करा रहा हूं, चलेगा? एक और तरीके से सिखा देता हूं, इधर देख इधर देख। ये प्लस चार्ज बेंजाइल का मैंने रेजोनेटिक स्टेट से क्लास में कराया था, ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करके अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे चला जाएगा। फर्स्ट डिलोकलाइजेशन के बाद ही देखो ना प्लस यहाँ है, फिर जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया इधर आया प्लस, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया प्लस इधर आया। कहीं ना कहीं उस कार्बन पे प्लस आ रहा है जहां पे नीचे प्लस M जुड़ा है। अब बताओ यहाँ प्लस है और नीचे प्लस M है, तुरंत बैक बॉन्डिंग नहीं हो जाएगा क्या? देखो तो ये वाला जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है जिसके पैरा पे OCH3 है, उस बेंजाइल कार्बोकेटाइन को उस OCH3 का बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी, ऐसे समझ ले। अच्छा यहां पे देख,
यहाँ पे ये प्लस जब रेजोनेंस करेगा तो ऑब्वियसली कोई भी बेंजाइल के केस में प्लस ऐसा ही लग जाता है, ये प्लस उठ के ऑर्थो पे अपने रेस्पेक्ट ऑर्थो। अब बताओ इस कार्बन पे प्लस आया क्या, क्या बैक बॉन्डिंग हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मतलब प्लस एम होते हुए भी प्लस एम नहीं लगा पा रहा है वो। इसीलिए मैंने बोला दो ग्रुप मेटा पे है तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट मेसोमेरिक की वजह से नहीं करेगा। अरे अब समझ रहा है, प्लस एम होते हुए भी प्लस एम रिंग के साथ हो पा रहा है, लेकिन उस प्लस एम की स्टेबिलिटी उस कार्बोकेटाइन को नहीं मिल पा रही। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। एंड दैट्स वाई ज्यादा स्टेबल कौन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा यहाँ पे देखो रिंग पे ही नेगेटिव है, अब यहाँ पे प्लस है माइनस एम नहीं लगाना। आपको कल बोला था रिंग पे ही प्लस है तो रेजोनेंस नहीं होता, रिंग पे ही प्लस है तो रेजोनेंस नहीं होता। तो ये दोनों ग्रुप का रेजोनेंस के बेसिस पर जज ही मत करो। अब अगर रिंग पे ही प्लस है तो दोनों हाईली अनस्टेबल है, मैं बता दूं दोनों हाईली अनस्टेबल। लेकिन अगर कोई ग्रुप है तो इसका सिर्फ माइनस आई लगा दो, इसका माइनस आई कम होगा, राइट, ज्यादा होगा या कम होगा माइनस आई, और इसका माइनस आई मोर। कैसे बोल दिया, ये खींचेगा ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, ये भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया। आया समझ में, बोलो। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चे, बहुत लोग इस क्वेश्चन में रेजोनेंस ही लगा देते हैं, बेंजाइल है तब लगाना, रिंग पे ही प्लस है तो रेजोनेंस नहीं करता, कल ये क्लियर किया था मैंने, रिंग पे ही प्लस है तो रेजोनेंस नहीं होता, कल क्लियर किया था मैंने, बोलो। ओके, नाउ ये क्वेश्चन भी अभी कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन में ही कराया था, बहुत लोग कल कराया था क्वेश्चन, बहुत लोग सिर्फ जो यहाँ पे देखो बेंजाइल है तो रेजोनेंस वाला पार्ट तो सब में 5 है, तो डिसाइड फैक्टर कौन होगा, डिसाइडिंग फैक्टर जो पैरा पे ग्रुप है वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो पैरा पे सबके ग्रुप देखो, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल थर्ड ब्यूटाइल, बोलो हर्षदा क्या होगा लास्ट, थर्ड ब्यूटाइल ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों। कल क्लास में हाइपर कंजुगेशन क्वेश्चन कराया था, रिवाइज किया करो थोड़ा। अगर इसको प्लस आई पे कर दोगे तो गलत आंसर आता है, वो प्लस एच नहीं है ना, ये मैक्सिमम प्लस आई लगा रहा है, ये मिनिमम प्लस आई लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। याद करो ये सवाल कल कराया है यार, हाँ कल 2 सवाल कराया था हाइपर कॉन्जुगेशन में, एक ये वाला पार्ट नहीं था, सिर्फ बेंजीन में ये नीचे जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ था, बोला था रेट ऑफ ईएसआर बताओ, तो टॉल्विन सबसे फास्ट, टॉल्विन पे अटैक सबसे फास्ट था, याद करो। इधर वाला पार्ट हटा दूं, बोलो। देखो दो ग्रुप जो मेटा ऑर्थो पे है पैरा पे है उसको अभी फिर से एक्सप्लेन किया, जरूरत पड़ेगा तो और भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अभी फिर से, चलो कल नहीं सीख पाए आज सीख लो। ये ग्रुप कैसा है, प्लस एच तो मैक्सिमम है एंड प्लस आई मिनिमम है, राइट। अल्फा एच कितना है इसमें, देखो ना 3 है ना, अल्फा एच यहाँ कितना है 2 है, अल्फा एच 1 है, अल्फा एच यहाँ पे है ही नहीं, तो ये सिर्फ प्लस आई लगा रहा है, वो भी मैक्सिमम लगा रहा है प्लस आई, लेकिन जहां हाइपर कॉन्जुगेशन है और प्लस आई भी है वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन करने वाला है, पता है, ये मिथाइल ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ऊपर वाले कार्बोकेटाइन को, मिथाइल ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब समझ में आया कि अभी याद रखना, 2 बार हो गया ये क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, अल्फा एच ज्यादा तो ज्यादा स्टेबल। मैं बताऊं जो रिसर्च पेपर है ना बेकनाथन का, जो हाइपर कंजुगेशन, उसमें भी ये मेंशन है, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही।
हाँ, इसका आंसर बताओ। इसका ये हटा दूं, ये पार्ट। देखो इसमें क्या बोल सकते हैं बच्चे, ये जो ग्रुप है CH2 प्लस के रिस्पेक्ट में पैरा पे है, तो प्लस आई और प्लस एच दोनों लगाएगा। लेकिन मैंने बोला दो ग्रुप मेटा पे है तो उसका सिर्फ आपको इंडक्टिव लेना, और मिथाइल प्लस आई है, हाइपर कॉन्जुगेशन लेना ही नहीं है उसका। इसका प्लस एच भी लगेगा प्लस आई, लेकिन इसका प्लस आई मोर बोल सकते हैं क्योंकि ये पास में है, और इसका प्लस आई कम बोलोगे क्योंकि दूर है। तो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया बताओ? सबसे ज्यादा स्टेबल सी, देन ए, देन क्यों? फर्स्ट एंड थर्ड में प्लस एच प्लस आई दोनों का स्टेबिलिटी है। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड में प्लस एच बराबर है, कैसे बराबर है प्लस एच? अल्फा हाइड्रोजन दोनों के केस में सेम। मैं बताऊं, एक पॉइंट अगर नहीं लिखा है वो तो उसको मेंशन कर लेना उधर। इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, सेम इंपैक्ट डालता है। तो इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर है, पैरा पे रहते हुए भी ऑर्थो पे रहते हुए भी। तो इन दोनों में डिसाइडिंग फैक्टर अब क्या हो जाएगा? इंडक्टिव। क्योंकि मिथाइल कार्बोडाइन के पास है तो ये ज्यादा अच्छा इंडक्टिव लगा पाएगा, क्योंकि इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड थर्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है क्योंकि अल्फा एच बराबर है। इधर बताओ लक्ष्मी, इसके पास अल्फा एच 3 है, यहाँ भी 3 है, और मेटा पे है तो इंडक्टिव और मेसोमेरिक देखते ही नहीं। अरे सुनो, अब इन दोनों में कैसे डिसाइड हो रहा है लक्ष्मी? जब दोनों पे इंडक्टिव सेम है तो सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है तो डिसाइड कैसे हो गया? प्लस आई पास है तो कार्बोडाइन को ज्यादा स्टेबल बनाएगा, प्लस आई ज्यादा डिस्टेंस पे है। आ गया समझ में? अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन तो ऑब्वियसली फिर से इजी है। क्या सब में हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है क्या? मैंने अभी क्लास में क्लियर किया था, CH3 ज्यादा अच्छा प्लस एच है रेदर देन CD3। तो सिर्फ प्लस एच के बेसिस पे आंसर क्या बोल दें? आ रहा है समझ में? प्लीज आप क्रॉस क्वेश्चन करना बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। अच्छा, ये क्वेश्चन और एक चीज को क्लैरिटी लाएगा। देखो ग्रुप मेटअप है तो सिर्फ किसके बेसिस पे आंसर करना है फिर? इंडक्टिव। अब बताओ इंडक्टिव में सबसे अच्छा इंडक्टिव कौन लगा रहा है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, दो ग्रुप मेटअप पे है तो। अरे ये सनो, ये भी क्वेश्चन अच्छा हो गया। देखो सब मेटअप पे तो किसके बेसिस पे आंसर करना है? CD3 का प्लस आई ज्यादा है CT3 से, सॉरी CD3 से। CT3 का ज्यादा है CD3 से, और CD3 का ज्यादा है CH3 से। इंडक्टिव के बेसिस पे कर दिया बच्चे। अरे ये सुनो, नाउ ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, देखो मैं फिर बोला, अभी मैं एक चीज फिर से क्लियर कर रहा हूं, कोई ऐसा साल नहीं जिसमें रिपीटर बैच से सवाल मैं नहीं पूछता, बिना जीओसी पढ़ाई भी पूछता हूँ कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, और उनको बैक बॉन्डिंग नहीं दिखता है, गारंटी। लेकिन अब खत्म होने को टॉपिक अब तो दिखना चाहिए। जहां O है उसके बगल में प्लस चार्ज है, बैक बॉन्डिंग। तो पहला को किसका स्टेबिलिटी है बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन को बैक बॉन्डिंग का। एक तरह से तुम देखो ऐसे बोल सकते हो कि ये कार्बोकेटाइन को इधर का प्लस आई और प्लस एच दोनों लग रहा है, और इसका प्लस एम लग रहा है, ऐसे बोल सकते। ये जो कार्बोकेटाइन है ना, इधर इथाइल से क्या ले रहा है? प्लस आई प्लस एच, और इधर OCH3 से क्या ले रहा है वो?
प्लस एम, इसी को हमने क्या नाम दिया? बैक बॉन्डिंग। तुरंत ये रेजोनेंस होगा ना, ये वाली रेजोनेंस हो जाएगी ना। अच्छा, इसमें वो रेजोनेंस है क्या? बैक बॉन्डिंग है क्या? नेक्स्ट वाला डायग्राम देखो, वहां पे जहां प्लस है, जहां प्लस है उससे डायरेक्टली ऐसा आइटम नहीं जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है। जिस पे प्लस है वो जुड़ा है sp3 कार्बन से, तो ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप का प्लस H प्लस आई लगेगा। अरे ऐसा नो, लेकिन ये ग्रुप पता है क्या करने लगा? विड्रॉइंग है ना बच्चे, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अरे समझ रहा है, देख रहा है, अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा था कार्बोकेटायन से तो प्लस एम से स्टेबल बना रहा था, लेकिन वही ऑक्सीजन डायरेक्टली अगर नहीं जुड़ा है, बीच में एक sp3 कार्बन आ गया, तो ये ऑक्सीजन अब डिस्टेबलाइज करने लगा, माइनस है आई लग रहा है। बैक बॉन्डिंग तो होगी नहीं, क्योंकि जिसका लोन पेयर है उसके एडजेसेंट वाले पे प्लस नहीं है। अच्छा, थर्ड वाले में बता दो, थर्ड वाले में सिर्फ किसका स्टेबिलिटी है? इधर इधर एक दो एच तो दिख रहा है, राइट? बैक बॉन्डिंग तो कंफर्म नहीं है ना। ये वाला पार्ट ओवरऑल ना बच्चे प्लस एच है, लेकिन माइनस आई हो गया है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा, और 1 डिग्री भी है ना। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल बता दीजिए। 1 2 3, तो स्टेबिलिटी 1, फिर 2, फिर 3, लीस्ट स्टेबल हो गया, समझ गए? बैक बॉन्डिंग दिखना चाहिए। अच्छा, ये वाला नॉर्मल क्वेश्चन वैसा ही है, सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ। ए, ये बता दे वरद, क्या होगा आंसर इसका 17 का? जल्दी बोल। हाँ कर सकते हैं, इसीलिए तो इसको ज्यादा बोला है। ये वाला जो पार्ट है उसमें इधर वाले पार्ट से, एक मिनट, इसमें प्लस कहाँ था? अच्छा ये वाला था ना, हाँ यहाँ पे 2 और 3 बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। हाँ वरद, इसका आंसर वेरी गुड। देखो बैक बॉन्डिंग दिख रहा है वरद, वरद को, है ना? हाँ इधर इन दोनों में बता। चलो वो तो समझ में आ गया। फर्स्ट, वेरी गुड। देखो ये अब इन दोनों में ऑक्सीजन ना माइनस आई हो चुका है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन खींचने का काम कर रहा है और कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन के पास में है। यहाँ पर भी विड्रॉइंग का काम कर रहा है, सॉरी एरो ऐसे दिखाना, ठीक है? किसका काम कर रहा है ये? विड्रॉइंग का। ऑक्सीजन से जितना ज्यादा दूर हो कार्बोकेटाइन उतना अच्छा है। अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन से कार्बोकेटाइन जुड़ा है तो बेस्ट है, अदरवाइज ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कार्बोकेटाइन से दूर रखो। अरे समझ में आया? अगर डायरेक्टली जुड़ा है तो बेस्ट है, अदरवाइज कार्बोकेटाइन से दूर रखना पड़ेगा ऑक्सीजन को या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, माइनस आई ग्रुप को, माइनस एच माइनस एम, इन सबको दूर रखना पड़ेगा। बोलो ये वाली बताओ, ये भी अच्छा सवाल है, लोग गलती करते हैं इसमें। हाँ जी, अजय बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। नहीं पहले तो CCl3 प्लस है और CF3 प्लस है, नेगेटिव नहीं है, प्लस है, सब कार्बोकेटाइन चल रहा है अभी। 3 क्लोरीन जुड़ा है, इस पे प्लस है, 3 क्लोरीन है और इस पे प्लस है। स्टेबिलिटी देखो, कार्बोकेटाइन sp2 होता है, इसके पास एक MTP है, और यहाँ जो क्लोरीन है उसके पास 3p खाली है, 2p 3p खाली नहीं है, 3p पे लोन पेयर है। हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, यस नो? तो यहाँ पे देखो, नो डाउट कि इस कार्बोकेटाइन को माइनस आई से तकलीफ मिल रहा होगा, क्योंकि तीनों क्लोरीन विड्रॉइंग है।
लेकिन 2p3p बैक बॉन्डिंग भी है, 2p3p बैक बॉन्डिंग है। इस वाले में भी वो सिचुएशन है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर से कार्बोकेटायन अभी भी तकलीफ में है। इसके पास कौन सा ऑर्बिटल में लोन पेयर है, 2p में, और इसका 2p खाली है। जानते हो माइनस आई से ज्यादा तकलीफ दे रहा है, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है। देखो 2 एरो दिखाया है, यहाँ पे एक ही एरो दिखाया है। कार्बोकेटायन को विड्रॉइंग ग्रुप झेलना पड़ रहा है। तो सिर्फ माइनस आई से आंसर करोगे तो बोलोगे लेस स्टेबल होगा, क्योंकि फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन डायरेक्टली कार्बोकेटायन से जुड़ा है, कार्बोकेटायन को बहुत तकलीफ है। लेकिन यहाँ पे 2p2p बैक बॉन्डिंग है, 2p2p 2p3p बैक बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव होता नहीं, 2p2p बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ओवरऑल रेजोनेंस की वजह से ये आंसर हो गया। देखो तो आ रहा है समझ में, बोलिए। प्लस चार्ज में माइनस चार्ज वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन प्लस चार्ज वाला क्वेश्चन बताओ। अच्छा ये रेडिकल भी किसकी वजह से आंसर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे यहां प्लस हो या रेडिकल हो, सेम आंसर आएगा ना, बोलिए। क्यों सेम आंसर आ रहा है, पैरा पे CH3 है, ज्यादा प्लस H लगा रहा है। थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, सेम क्वेश्चन हर्षद अभी जो क्वेश्चन किया था। बेंजाइल कार्बोकेटाइन के पैरा पे अगर मिथाइल और थर्ड ब्यूटाइल है तो मिथाइल ज्यादा स्टेबल बनाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन को, बिकॉज ऑफ व्हाट पार्ट। अच्छा इस वाले में सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन है, ब्रिज हेड, ब्रेड्स रूल, बताइए स्टेबिलिटी इसमें लास्ट वाले में। 2 सबसे ज्यादा, वेरी गुड, क्योंकि 2 के पास कम से कम इधर तो अल्फा एच है, इधर देखो ब्रिज हेड पे तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अल्फा एच है ना, तो इसके पास अल्फा एच है ही नहीं, इसके पास अल्फा एच 6 है फिर भी अनस्टेबल है, ये तो नया बात है। अरे ऐसा नो वरद, इसके पास अल्फा एच कितना है, 2, इसके पास है ही नहीं, इसके पास अल्फा एच कितना है देखो तो 6 है, फिर भी वो अनस्टेबल है। हाँ हाँ हाँ, ब्रिज हेड पे, तो ब्रिज हेड पे स्टेबल होता नहीं, तो 2 सबसे ज्यादा फॉलोड बाय 1, और सबसे कम स्टेबल है 3। एंड सेम लॉजिक उसमें लगा दो लास्ट वाले में, क्या आंसर होगा इसमें, अगर एबीसी करके नंबरिंग करे तो बताओ, सेम BA। देखिए सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अच्छा एनायन में भी ऐसा यहाँ पे बात नहीं करेंगे कि कार्बन आयन, कोई भी एनायन, जनरल एनायन की बातें कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन और सामने आ रहा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन थोड़ा एक्सेप्शनली स्टेबल होता है ना, बिकॉज ऑफ जो भी मतलब फैक्ट के जैसा मान लो, एक्सेप्शनल मान लो। इधर देखो, इधर ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है ना, दिस इज वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। एंड लोग बोलते हैं बेंट रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस, ऐसा कंसेप्ट है। फैक्ट ये है कि कार्बोकेटाइन जब भी बना है इसकी लाइफ टाइम ज्यादा है, मतलब देखो ये भी अनस्टेबल ऐसा नहीं है, किसी रिएक्शन में बना और फिर कंज्यूम हो गया, लेकिन मान लो बना और 10 मिली सेकेंड के लिए एग्जिस्ट कर गया, ऐसा आ रहा है समझ में। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पर, वो जिस कार्बन से, देखो ये वाला कार्बन, ये कार्बोकेटाइन
यहाँ पे लिखा है इसके पास एक MTP है और ये CC बॉन्ड को यहाँ दिखाया है ये वाला। अब यहाँ जो कार्बन है और इधर जो कार्बन है, ऐसा देखा गया है कि इसका sp3 और sp3 ओवरलैपिंग और इसका भी sp3 ओवरलैपिंग, इधर वाले ओवरलैपिंग को बॉन्ड को नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे समझो। मैंने सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन को दिखाया है यहाँ पे देखो, और ये वाले इलेक्ट्रॉन को लाइन से ही दिखा दिया। समझना, कुछ ऐसा सेटअप है बच्चे, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन एंड ऑल, कि जो ये सीसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, रिंग का जो सीसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो ऑलमोस्ट इंटरैक्ट करने लगता है विथ एमटीपी। यहां पे देखो इस तरह से डायग्राम बना के समझा देता हूं। कौन सा सीसी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन किससे इंटरैक्ट कर रहा है, और वेरी क्लोज टू एमटीपी बिकॉज ऑफ द बेंट स्ट्रक्चर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि ये वाला हाफ लोब इसके साथ कभी ओवरलैपिंग हो रहा है, कभी इस लोब का इसके साथ हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। कभी इसके साथ ओवरलैप हुआ, कभी इसके साथ ओवरलैप हुआ, लाइक दैट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस। तो फैक्चुअल ये बात है कि आप याद रख लीजिए, CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, is very stable because of the bent resonance or dancing resonance, because of the bent resonance। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो कार्बोकेटायन यहां दिख रहा है उसका MTP में ऑलमोस्ट ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा चुका है, या ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा चुका है। इस डायग्राम को और थोड़ा अच्छे से अगर हम बनाएं, देखिए देखिए शायद अभी समझ पाओ। देखो ऐसा हो गया है कि ये वाला जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग का जो सीसी बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बोकेटायन से पास है, ये वाला नहीं, दूर वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं, जो कार्बोकेटायन के पास जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इस तरह से उसका बेंट स्ट्रक्चर है कि दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक बार फिर से यहाँ पे बता दूं, कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस रिंग में अगर ऐसा बनाए तो कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये वाली, ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट MTP से, एंड बारी बारी से इंटरेक्शन है। कभी ये लोब इससे ओवरलैप कर जाता है, कभी ये लोब, है ना, इस तरह से देखो ना, ओवरलैप कर रहा है। सो बस इतना एक फैक्ट की तरह याद रख लो कि ये ज्यादा स्टेबल होता है। और इसमें एक क्वेश्चन आपके नोट्स में अभी ये भी है कि ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर इन सब में बताइए, है ना, इन सब में स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया इन सब में, पहला। फैक्चुअल है, बस इतना याद रख सकते हैं। क्या है, फैक्चुअल है, बोलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, लिंक पे है डायरेक्टली, हाँ 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 हाँ, ये तो सबसे ज्यादा है। और इन तीनों में क्या बोल रहे हैं, देखो जो डांसिंग रेजोनेंस वाला फैक्ट है वो तो सिर्फ इसमें लगेगा, और इन सब में हमें क्या देखना पड़ेगा फिर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी पढ़ेंगे आगे, रिंग एक्सपेंशन के बाद ऐसा बन जाएगा,
यहाँ रिंग एक्सपेंशन के बाद ये बन जाएगा, और यहाँ रिंग एक्सपेंशन के बाद, सॉरी रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, सिर्फ शिफ्ट होगी। हाँ सही है सही है। सबसे ज्यादा कौन बोलेंगे जी? 1। फिर पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। इसमें इन सब में डांसिंग डिसोनेंस नहीं है, चलेगा? तो इन सब में हमें ये देखना पड़ेगा रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रेट शिफ्ट। क्या एंडोसाइक्लिक क्या बोल रहा है? ये वाला पार्ट जो है ना, बॉन्ड एंगल कितना है इसका? हाँ ठीक है समझ गया। दो तरीके से इसको समझ सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये बॉन्ड एंगल कितना है? 90। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ा है, यहाँ बॉन्ड एंगल और बढ़ गया, ऐसे समझो। तो बॉन्ड एंगल बढ़ने से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब एस कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड एंगल बढ़ा, उस तरह से भी जज कर सकते हो। एस कैरेक्टर बढ़ा, तुम बताओ ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? यही बोल रहा है ना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इन सब में? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये सुना है कभी? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, सुना है? बताओ ये कार्बन कितना बॉन्ड एंगल बनाया हुआ है? 90 डिग्री। ये लगभग 108 डिग्री होता है और ये 109 डिग्री होता है। बोलो, ऐसा है ना? अरे उसमें सीपीएम में क्या सॉरी इसमें क्या होता है कि चेयर बोर्ड फॉर्म होता है ना, इसमें चेयर बोर्ड फॉर्म होता है। इसका रिजल्ट लिखा हुआ है ना, जो हमने लिखा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें? 1 तो सबसे ज्यादा है, फिर ये है ना, फिर ये हाँ फिर से बोल, क्या बोल रहे हैं? 3 and 4, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि इतना मत सोचो इसमें। ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बाद क्या हो जाएगा? 5 मेंबर रिंग, ये 6 मेंबर रिंग, और ये तो 3 डिग्री बना देगा। उसके बेसिस पे आंसर है वो, ठीक है अजय? मुझे बस ये बताना था कि ये एक एक्सेप्शनल कार्बोकेटाइन स्टेबल है। जैसे कुछ लिस्ट ऑफ अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, उसी तरह ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। बस याद रख सकते हैं इसको। इतना डिस्कशन के बाद अगर ये याद हो गया तो काफी है। लिखिए, हेडिंग दीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझो। कार्बेनाइन की अगर स्टेबिलिटी आप जज कर लिए ना बच्चे, तो कहीं ना कहीं आप एसिडिक स्ट्रेंथ के भी सवाल जल्दी कर पाते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ के भी सवाल जल्दी कर पाते हैं, ठीक है? टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ सी माइनस बोल सकते हैं या कोई भी एनाइन भी बोल सकते हैं। इसमें देखो पहला कंसेप्ट क्या है? स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इन पीरियड लगता है, ग्रुप में नहीं लगता। ये अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट। जैसे आपसे अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करने पूछा जाता, CH3 माइनस NH2 माइनस, इंडक्टिव का अगर क्लास रिवाइज करोगे तो वहां पे दिख जाएगा सवाल, NF माइनस। बहुत बार ऐसा होगा बच्चे, मैंने तो यहाँ लोन पेयर दिखा दिया, क्वेश्चन में सिर्फ दिखा रहेगा CH3 माइनस, लोन पेयर नहीं दिखा रहेगा। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल एंड दिस कंसेप्ट एप्लीकेबल अलोंग द पीरियड। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना कि यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा है तो वो लेस स्टेबल है, ऐसा नहीं है। सबके पास एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इन सब में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं इन सबके पास? एक। बाकी सबके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स है। फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल। मैं फिर बताऊं,
आप प्लीज इंडक्टिव का सवाल एक बार रिवाइज कीजिए, उसमें ये सवाल है, वहां पे ये सवाल भी है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। क्या याद आ रहा है ये सवाल? ये सवाल भी है, हर जगह पे नेगेटिव कार्बन पे है, बट फिर भी आंसर आएगा। नेगेटिव ऑन sp कार्बन, नेगेटिव ऑन sp2 कार्बन, नेगेटिव ऑन sp3 कार्बन। बोलो, अच्छा सवाल है ये। अच्छा, आपको याद होगा थोड़ा सा, इसी में ये तीनों तो दिया ही था मैंने, और ये सवाल देखो नीट में आया हुआ सवाल है, ये तीनों दिया था, एक और इसमें बीच में ऐड कर दिया था, अगर आपको याद आ रहा है वो क्लास, तो रिंग पे माइनस ले आया था। हाँ बताओ, इन चारों में ऑर्डर ही सजाना है बच्चे, जल्दी। सबसे ज्यादा तो सी हो गया, उसमें तो डाउट ही नहीं है, फिर डी बोलो। यहाँ पे देखो नेगेटिव sp2 पे, यहाँ पे sp2 पे है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे sp2 है ना, सब मिला के इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा। अच्छा, गलती से यहाँ रेजोनेंस मत कर देना, रिंग पे ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव है रेडिकल हो, रेजोनेंस नहीं होता। इसका अगर डायग्राम बनाऊं मैं, तो जो नेगेटिव है ना वो sp2 में है, बाकी इन सब के पास pz है। दिस इज द फेनाइलियम एनायन, है ना, ये है, देखो ध्यान रखना, इसमें C के बाद D, फिर B, फिर A। अगेन ये सारे क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट से बन रहे हैं? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल एंड कंसेप्ट इज एप्लीकेबल along the period, लेफ्ट टू राइट। हाँ बोलो बोलो। इन दोनों में इसको ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे sp2 कार्बन थे, ठीक है, ये आया हुआ है नीट में, सवाल आया हुआ है ये, ओके। डन। नाउ सेकेंड पॉइंट लिखता हूं इसमें, stability of anion directly proportional to size of atom having negative charge and applicable in group। ये दोनों पॉइंट मैंने पहले भी पढ़ा है बच्चे। कहाँ पे पढ़ा है? जब हमने इंडक्टिव पढ़ाया था बहुत पहले, 1-2 महीने पहले, आपको याद होगा, काफी टाइम से GOC1 चल रहा है। अच्छा, इसमें जैसे स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करना है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन था। नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज एटम मोर स्टेबल। देखो यहाँ अगर गलती से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सवाल किया तो गलत होना ही है, कंफर्म गलत होना है यहाँ पर। बोलो, RO माइनस RS माइनस, बताया था। पता है ये जब कंपेयर कर लोगे ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी देखो कितना जल्दी हो पाएगा। अल्कोहल ज्यादा एसिड है या थायोल? तो कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट याद करो, जिसका एनायन स्टेबल है, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्गर है। तो इसीलिए एनायन की स्टेबिलिटी तो बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर वो कंपेयर हो गया तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं। एनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर हो गया तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट सबसे पहले याद रखनी है आपको, है ना। और ये दोनों पॉइंट मैं बताऊं रिपीट हो रहा है अभी, इंडक्टिव में बताया है।
डन। नाउ नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट देखो, जिस एटम पे नेगेटिव है वो बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हैं, है कि नहीं? ऐसा, तो जहां पे पहला दूसरा पॉइंट नहीं लगना है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज वाला, वहां पे डेफिनेटली डिसाइडिंग फैक्टर ये ग्रुप्स होंगे। अरे ऐसा नो, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा जब एटम्स और ग्रुप्स, है ना, कनेक्टेड विथ एनायन डायरेक्टली, एटम्स और ग्रुप कनेक्टेड विथ C माइनस या A माइनस, कार्बन आयन बोल रहा हूं या कोई भी एनायन, C माइनस या कोई भी एनायन है, एटम सब ग्रुप कनेक्टेड विथ, है ना, किसी भी एनायन से डायरेक्टली जुड़ा है, R क्या होना चाहिए, माइनस M माइनस H माइनस I। अगर, अरे आ रहा है समझ में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, प्लस M प्लस H प्लस I। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है तो कार्बन आयन को अच्छा लगेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है तो कार्बन आयन और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्सन एंड ऑल। नेगेटिव ऑलरेडी है और उसको नेगेटिव मिल रहा है। अरे यस नो, नेगेटिव ऑलरेडी है और उसको ज्यादा नेगेटिव मिल रहा है, बोलिए। चलिए सारे पॉइंट्स लिखिए जल्दी से। लिखिए लिखिए, ये दो पॉइंट तो है ही, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग क्या क्या कंसेप्ट यूज करते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा मैंने वहां पे बताया था जब इंडक्टिव पढ़ा रहे थे तो सिर्फ यही बताया था, ऐसा इस पे सवाल किया था। ये दोनों कंसेप्ट के अलावा ये भी किया था, ये दोनों कंसेप्ट तो था ही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज। अब इंडक्टिव का क्लास रिवाइज करना, वहां पे एनायन की स्टेबिलिटी के लिए माइनस आई से स्टेबल है और प्लस आई से लेस स्टेबल है, ऐसे लिखा भी था और इस पे भी सवाल है वहां पर, है ना। लेकिन अभी के डेट में क्या हमें सिर्फ इंडक्टिव आता है? नहीं, हमें मेसोमेरिक आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, इंडक्टिव आता है, तो सब कंबाइन करेंगे ना। इसीलिए हमने क्या हेडिंग दिया है, ओवरऑल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी दिया है ना। नाउ नोट में लिखना शुरू करो। resonating anions are more stable, resonating anion या कार्बन आयंस are more stable, resonating anions और कार्बन आयंस are more stable, resonating anions और कार्बन आयंस are more stable than the non-resonating one, than the non-resonating one। जैसे आपको अगर इन दोनों में पूछा जाए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, दोनों जगह कार्बन आयन ही है। अरे ऐसा नो, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होगा, रेजोनेटिंग वन, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है। इन दोनों में पूछा जाए ज्यादा स्टेबल कौन है, बेंजाइल कार्बेनाइन या फिर नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन में यहाँ CH2 माइनस जुड़ा हुआ है, बेंजाइल कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। कोई नॉर्मल एनायन भी लेना है तो भी ये सवाल हो सकता है। दोनों जगह पे देखो नेगेटिव ऑक्सीजन पे ही है, इसीलिए पहला दूसरा कंसेप्ट नहीं लगेगा, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। जिस पे नेगेटिव है वो ऑक्सीजन है, यहाँ भी जिस पे नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट कैसे लगाएंगे? जिस पे नेगेटिव है दोनों जगह पे ऑक्सीजन है, साइज भी नहीं बोलेंगे ये ऑक्सीजन ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा छोटा है, ऐसा बोल पाएंगे क्या? कैसे बनेगा फिर ये सवाल? यहाँ नेगेटिव जो है वो इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ नेगेटिव रेजोनेंस नहीं कर रहा है। अरे ये सुनो, आ रहा है समझ में? अब देखो अगर ये कंपेयर कर पा रहे हो ना, तुमसे एसिडिक क्वेश्चन पूछ लेगा तुरंत कि विनाइल अल्कोहल
ज्यादा एसिडिक है या इथेनॉल ज्यादा एसिडिक है? विनाइल अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या इथेनॉल ज्यादा एसिडिक है? तो स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, correspond स्ट्रॉन्गर द corresponding एसिड। इसीलिए एनायन की स्टेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि डायरेक्ट एनायन की तो क्वेश्चन बनेंगे ही, आगे फ्यूचर में एसिडिकेशन के सवाल बनना शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? तो कंपेयर करना मुश्किल है थोड़ा बच्चे, है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब साइज डोमिनेटिंग है, रेजोनेंस होगा, देखना पड़ेगा वो, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो। द एनायन और कार्बेनायन हैविंग मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। द एनायन और कार्बेनायन हैविंग more resonance more stable. The anion or carbanion having more resonance more stable. जैसे ये वाला कंसेप्ट पे अगर सवाल करना है कि बेंजाइल कार्बेनायन ज्यादा स्टेबल है या एलाइल कार्बेनायन, तो दोनों जगह रेजोनेंस है, तो जहां ज्यादा रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सिंपल। समझ में आया? बेंजाइल कार्बेनायन या एलाइल, तो बेंजाइल में ज्यादा रेजोनेंस है इसीलिए। और ये ऐसे ही बड़ा सिंपल है बच्चे, अगर ये है और मान लो ऐसा तुमने ज्यादा ऐसा दिखा दिया, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मोर डिलोकलाइजेशन मोर स्टेबिलिटी, सिंपल। नाउ नेक्स्ट नोट में, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट नोट में, मैं भी जो पॉइंट्स लिखा रहा हूं नोट में, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी बैक टू बैक आपको लिख रहे हैं, ठीक है? अभी तक इससे पहले जो सवाल चल रहे थे केटायन का था ना, रेडिकल एंड केटायन, 20-30 क्वेश्चंस हुए उसमें। उधर पहला वाला आइडेंटिकल, नहीं यहाँ पे 5 RS बनता है या 2 ही बनता है, और इसमें 5 में से आइडेंटिकल भी है कुछ, बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए। बैक बॉन्डेड कार्बोनाइन्स आर मोर स्टेबल। बैक बॉन्डेड कार्बोनाइन्स आर मोर स्टेबल। बैक बॉन्डेड कार्बोनाइन्स आर मोर स्टेबल। देखो इस पे 2 सवाल करा देता हूं। एक तो ऐसा है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नेगेटिव चार्ज देखो जहां पर है, जहां नेगेटिव चार्ज है वो जुड़ा है सल्फर से, और जो नेगेटिव चार्ज है वो जुड़ा है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन -I से तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा ही, लेकिन यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इस कार्बोनाइन का भी ऑक्टेट पूरा है, और नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास एमटीपी या डी नहीं। यहां पर भी देखो सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा है, कार्बोनाइन का भी ऑक्टेट पूरा है, बट सल्फर के पास एमटीडी है ना। पीपाई डीपाई बैक बॉन्डिंग यहाँ पॉसिबल होगा, पीपाई डीपाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा, इसीलिए देखो इंडक्टिव से ज्यादा प्रायोरिटी हमने बैक बॉन्डिंग को दी है। बैक बॉन्डेड कार्बोनाइन्स आर मोर स्टेबल देन नॉन बैक बॉन्डेड कार्बोनाइन। इसमें भी एक बड़ा अच्छा सवाल है जो उस दिन डिस्कस भी किया था, CCl3- एंड CF3-, बड़ा अच्छा सवाल था ये भी। आपको एसिडिकेशन कंपेयर किया था क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म में, तो इस वाले में अगर आप सिर्फ इंडक्टिव से सवाल सॉल्व करोगे तब तो आपका आंसर गलत आने वाला है। जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, वो क्लोरीन से जुड़ा है, और यहां पर जिसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है,
वो फ्लोरीन से जुड़ा है। अरे बोलो। अच्छा, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है और उसके इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, बट इसके पास एमटीडी नहीं है। तो यहां पे क्या बोलेंगे? नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। फ्लोरीन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? -I से कार्बन आयन को स्टेबल बनाएगा। अब फ्लोरीन की -I ज्यादा भी है, फ्लोरीन -I से स्टेबल बनाएगा। यहां पर भी -I लगेगा, नो डाउट। लेकिन पता है इस क्लोरीन के पास ना बच्चे एमटीडी भी है। नो डाउट क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा है, उसमें डाउट नहीं है, बट इसके पास एमटीडी है। कैसा बैक बॉन्डिंग हो गया? पी पाई डी पाई। इन CCl3- देयर इज अ बैक बॉन्डिंग। मतलब नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन जो नेगेटिव चार्ज है वो बैक बॉन्डिंग में चला गया विद द एमटीडी ऑफ क्लोरीन। ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? गलती से क्वेश्चन को अगर सिर्फ आप इंडक्टिव पे करते तो गलत होता। अच्छा, आज के क्लास में ये सवाल भी कराया कि CCl3+ एंड CF3+, पता नहीं वो समझे या नहीं। उस केस में ये ज्यादा स्टेबल था क्योंकि उस केस में फ्लोरीन हेल्प कर रहा था बैक बॉन्डिंग में। यहां पे देखो एनायन के केस में फ्लोरीन हेल्प नहीं कर पा रहा है। जो कार्बन पे नेगेटिव है उसको फ्लोरीन खींच तो रहा है, विड्रॉ तो कर रहा है, बट सिर्फ इंडक्टिव से। लेकिन CCl3- में जो कार्बन पे नेगेटिव है उसको क्लोरीन -I से भी खींच रहा है और पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग से भी खींच रहा है। अरे अच्छा सवाल है ये। 4-5 बार सवाल डिस्कस हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म में एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, है ना? बोलो। सो बैक बॉन्डेड कार्बन आयंस आर more stable than regular normal carbon ions. हाँ हाँ हाँ, ये वापस बताओ। देखो, जब कार्बन पे नेगेटिव है और 3 क्लोरीन से जुड़ा है तो तीनों क्लोरीन -I से इस नेगेटिव को स्टेबल बना रहे हैं, इसलिए एरो देखो ऐसे दिखा है। साथ साथ क्लोरीन थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो उसके पास वैकेंट डी है। तो कार्बन का जो नेगेटिव है वो क्लोरीन के वैकेंट डी में बैक बॉन्डिंग कर गया पी पाई डी पाई। इस केस में क्या हो रहा है? ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है ना फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, एक बॉन्ड है इधर और 3 लोन पेयर है हर फ्लोरीन के पास। नो डाउट जिस कार्बन पे नेगेटिव है अगर वो फ्लोरीन से जुड़ा है तो फ्लोरीन अपना -I तो बहुत अच्छा लगाएगा, तो -I ज्यादा भी लगा रहे हैं, देखो डबल एरो दिखा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कार्बन पे नेगेटिव है वो फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग से नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। मतलब यहां पे नेगेटिव को सिर्फ -I का स्टेबिलिटी मिला, अच्छा -I, ठीक ठाक। यहाँ पे नेगेटिव को -I थोड़ा पुअर तो है, बट पी पाई डी पाई की बैक बॉन्डिंग मिली। यहाँ भी ऐसा है, देखो ना, ऑक्सीजन ज्यादा खींच रहा है -I से, बट इस नेगेटिव को अपने पास डीलोकलाइज करके नहीं बुला पा रहा है। यहाँ पे सल्फर कम विड्रॉ कर रहा है, सल्फर ज्यादा नहीं खींच रहा होगा नेगेटिव को। अरे यस नो, क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, एरोमेटिक टाइप कार्बन आयंस आर मोर स्टेबल। एरोमेटिक टाइप कार्बन आयंस आर मोर स्टेबल। अब इस पीडीएफ से ना रिमेनिंग जो 45 क्वेश्चंस हैं उसमें अभी शायद 22 लिखा था तो वो करके आना है। ओके, एरोमेटिक टाइप कार्बन आयंस आर मोर स्टेबल, है ना?